नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भारत के एक बहुत बड़े प्रीचर, जो बाइबल के प्रीचर अपने आप को कहते हैं, क्रिश्चियनिटी के प्रीचर अपने आप को कहते हैं, और बताते हैं कि उनका सीधा परमेश्वर से लिंक है। उनके पिता ने एक संस्था बनाई थी, जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री। हालांकि 1962 में बनी थी और किसी ने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगाया था कि भैया मिनिस्ट्री शब्द कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री। जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री का काम ये था कि वो कैसे कन्वर्जन करवाएगा, वो कैसे जीसस को लेकर देश में जो भी वातावरण बनाना है वो बनाएगा और कैसे वो कन्वर्जन करेगा। जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री नाम की संस्था में पॉल दिनाकरन हम सब जानते हैं कि तमिलनाडु की एक सबसे बड़ी कम्युनिटी है। किसी प्रकार वो कन्वर्ट हुआ होगा या वो आज भी दिनाकरन लगाता है। ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो सरनेम इसलिए लगाते हैं, पूरा नाम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा वो क्रिश्चियन वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बाकी सब वो पूरा का पूरा नाम इस्तेमाल करते हैं ताकि दूसरे उसी कम्युनिटी के दूसरे लोग भी उनसे आकर्षित हो सकें और वो कन्वर्ट हो जाएं। ऐसा करने के उद्देश्य से पॉल दिनाकरन के पिता कभी क्रिश्चियन बने और पॉल दिनाकरन एक अच्छा प्रीचर बना और वो बाइबल के नाम से पूरे तमिलनाडु में क्या कन्वर्जन कर सकता है। चूंकि हम सब जानते हैं कि तमिलनाडु, केरला, कुछ हद तक कर्नाटका, हालांकि कर्नाटका में वो अपने पैर नहीं फैला पाए, लेकिन उड़ीसा, बंगाल, ये कुछ स्थान ऐसे हैं, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, ये ऐसे स्थान हैं जहाँ पर इन्होंने कन्वर्जन के अपने अड्डे खोल रखे हैं और बड़ी भारी तादाद में कन्वर्जन करवाते हैं। इन कन्वर्जन के लिए विदेशों से पैसा आता है और वो पैसा खरीद कर कन्वर्ट करवाएं या कुछ मकान बनाकर कन्वर्ट करवाएं, नौकरी दिलवाकर कन्वर्ट करवाएं, कुछ व्यवसाय करवाकर कन्वर्ट करवाएं, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल स्कूल में कन्वर्ट करवाएं या स्कूलों में कन्वर्ट करवाएं। हम सब जानते हैं कि देश में जितनी मिशनरी के स्कूल चलते हैं उन मिशनरी के स्कूलों का मेन उद्देश्य है कि वो कन्वर्जन करवाते ही हैं। अंदर खाने में कन्वर्जन चलता है। ऐसी बहुत सारी रिपोर्टें देश में लगातार आती रहती हैं कि किसी न किसी स्कूल में किस प्रकार से कन्वर्जन चल रहा है। जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री खोली गई होगी 1962 में। हालांकि उससे पहले अंग्रेज पूर्ण रूप से कन्वर्जन भारत में करवाने के लिए पूरी शक्ति लगा ही रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि जो वाइट पेपर उस समय के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जारी किया था, उस वाइट पेपर में एक हिस्ट्री लिखी है। उस हिस्ट्री के अनुसार 1941 की जो जनगणना भारत की है, उस जनगणना के अनुसार जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनमें 46%, आप सोच सकते हैं 46% क्रिश्चियन वो बताते हैं। 46% क्रिश्चियन कहाँ रहा होगा? आज तक तो वो 46% कभी दिखा नहीं। उसका उद्देश्य ये रहा होगा कि जिस प्रकार अंग्रेज उनकी मदद करते होंगे, जो अंग्रेजों के साथ नौकरी करता होगा, जो अंग्रेजों के प्रशासन के मातहत सरेंडर कर गया होगा, जो अंग्रेजों की वाह करता होगा, जो अंग्रेजों की बुत परस्ती करता होगा, उन सभी को वो मान के चले होंगे कि हम इनको कन्वर्ट कर ही लेंगे। इसलिए जनगणना करते समय उनको उन्होंने क्रिश्चियन घोषित किया। इन क्रिश्चियंस को हम आज की तारीख में कहते हैं कि ये सारे जो क्रिश्चियंस हैं ये क्रिप्टो क्रिश्चियंस हैं। क्रिप्टो क्रिश्चियन का मतलब होता है टूवर्ड्स द पाइपलाइन। टूवर्ड द पाइपलाइन का मतलब हो गया कि आप अपने देवी देवताओं को छोड़ दीजिए, पहले वो आपकी मदद करेंगे। कभी मदद करते हैं बीमारी के नाम से, कभी मदद करते हैं मदद के नाम से, कभी परेशानियों के नाम से, और हर कोई व्यक्ति अपना टारगेट लेकर चलता है। चूँकि हमने उनको धैर्य नहीं सिखाया, अपने बच्चों को धैर्य नहीं सिखाया, धैर्य रखना नहीं सिखाया, इसलिए वो धैर्य न रखते हुए एक उद्देश्य बना लेते हैं कि इस उद्देश्य से मुझे इस टारगेट को प्राप्त करना। उस टारगेट जब वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो वो कहीं ना कहीं विचलित होते हैं। विचलित होते हैं तो वो धर्म गुरुओं के पास जाते हैं। धर्म गुरुओं में क्रिश्चियन मिशनरीज नंबर 1 पर इसलिए मानी जाती हैं क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज का उद्देश्य है वो इन प्रकार ने सभी प्रकार से उनके मिनिस्ट्रियों में अपने लोग रहते हैं, उनके डिपार्टमेंटों में अपने लोग रहते हैं, उनके पास धन रहता है, विदेशी फंडिंग होती है। देश को डिस्टर्ब करने के लिए जो साधन इस्तेमाल कर सकते हैं वो साधन का इस्तेमाल करते हुए वो भारत में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और चूंकि भारत में इन्वेस्टमेंट एक बड़े स्तर पर वो करते हैं, इसलिए सोल्यूशन निकलना आसान है। धन तो सब धन आधे रोगों का सोल्यूशन धन है। तो चूंकि धन उनके पास आता था, हालांकि एफसीआरए कानून में बदलकर मोदी सरकार ने एक बड़ा प्रहार किया है, इसलिए ये मिशनरियाँ लगातार चिल्लाती जा रही हैं। संसार के बड़े इंस्टीट्यूट जो कभी ग्रीन पीस फाउंडेशन के नाम से आते हैं, तो कभी कबीर फाउंडेशन के नाम से चलते हैं, तो कभी कभी इस प्रकार के बहुत सारे शब्दों से भारत में वो ह्यूमन राइट को बहाल करने के लिए, भारत में मदद करने के लिए और ब्ला 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 बहुत सारी बातें करते रहते हैं। इन बातों में जो पैसा आता है, एनजीओज के नाम से जो पैसा आता था, उन पर मोदी सरकार ने लगातार बैन लगा दिया। और जो
भारत की एनजीओज़ को पैसा आता था उन पर तो उन्होंने हिसाब मान लिया। तो ऐसी आपको याद होगा कि 20,000 से ऊपर एनजीओ एक बार में बंद की थी, उसके बाद लगातार एनजीओज़ को वो बैन करते ही रहे हैं कि आपके पास अगर हिसाब नहीं दे सकते तो एनजीओ बंद करिए। ग्रीन पीस फाउंडेशन भी उसी का पार्ट था, या इस तरह की और बहुत सारी एनजीओज़ उसका पार्ट थी जिनको मोदी सरकार ने बंद करवा दिया था। और उनको अपना इसमें आपको एमनेस्टी इंटरनेशनल भी याद होगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक बयान दिया था कि मोदी सरकार उनको काम नहीं करने दे रही। काम नहीं करने दे रही मतलब वो कन्वर्जन का जो खेल खेल रहे थे, वो कन्वर्जन का खेल ह्यूमन राइट के नाम से नहीं करने दे रही है, क्योंकि मोदी सरकार ने लगातार उनको ये आगाह किया था कि आप जब तक हिसाब नहीं देंगे कि आपके पास जो फंडिंग आती है, विदेशी फंडिंग आती है, तो हम आपको जेल में भेज देंगे। और उन्होंने उनके खिलाफ मुकदमे लगा दिए थे। ये सब कुछ देश में चलता है। पॉल दिनाकरन भारतीय व्यक्ति है, भारतीय व्यक्ति को अगर पैसा दिया जाए तो वो आसानी से कन्वर्ट करवा सकता है। तो ये सारा गेम वो उस समय जो सेट किया था, मैं कहता हूं कि 1941 की जनगणना में जब 46% वो क्रिप्टोकेशंस की बात करते हैं, तो आज की तारीख में उनके जाने के बाद भी उन्होंने फंडिंग जारी रखी, उनके जैसे दूसरे कंट्रियों ने फंडिंग जारी रखी, ताकि क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दिया जा सके। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन फंडामेंटल राइट करके घोषित किया, ताकि लोगों को आसानी से कन्वर्ट किया जा सके। जबकि भारत के दो टुकड़े हुए थे, हिंदुस्तान और हिंदुओं और मुसलमानों के नाम पर। तो हिंदुस्तान तो पूरा हिंदुओं के नाम से होना चाहिए ही था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने उसमें सेकुलर वर्ड डाला, क्योंकि हमने फ्रीडम ऑफ रिलीजन डाला, क्योंकि हमने फ्रीडम ऑफ फेथ डाला, फ्रीडम ऑफ प्रोपगेशन डाला। ये सब कुछ हमने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट बनाकर रखा। हमने क्या बनाकर रखा? मुझे लगता है कि उस समय बनाते समय इन लोगों का प्रभाव कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मौजूद लोगों के ऊपर रहा होगा। और चूंकि प्रभाव रहा होगा तो बातें तो थ्योरेटिकली बड़ी अच्छी लगती हैं। नेहरू जी जैसा प्रधानमंत्री, जिसको मुझे नहीं लगता कि भविष्य दिखता भी होगा, या फिर वो जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे होंगे, दोनों में से कोई भी बात हो सकती है। लेकिन सरकार अगर चाहती तो उस समय भी कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के फेरबदल कर सकती थी और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकती थी। भारत को भारतीय हिंदू राष्ट्र मत घोषित करिए। भारत की सनातन संस्कृति के अनुसार भारत सनातन रहेगा। कोई भी विदेशी रिलीजन भारत में स्थान नहीं ले पाएगा। कोई भी विदेशी रिलीजन भारत में आकर प्रोपगेशन नहीं कर सकता। कोई भी विदेशी रिलीजन भारत में आकर फेथ परिवर्तन नहीं कर सकता, ग्रुप परिवर्तन नहीं कर सकता, रिलीजन परिवर्तन नहीं कर सकता। इतना तो एटलीस्ट किया ही जा सकता था कि भारत सनातन है, सनातनियों का रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पूरी चांस दी गई। इसीलिए 1962 में ये पॉल दिनाकरन के पिता के द्वारा इस तरह की संस्थाएं, और केवल पॉल दिनाकरन के पिता नहीं, बहुत सारे लोगों ने इस तरह की संस्थाएं बनाई। नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा कन्वर्ट कर दिया था। नॉर्थ ईस्ट तो अभी धीरे धीरे करके उनको समझ आ रहा है कि मेरे साथ क्या गेम चल रहा था, तो वो धीरे धीरे वापसी आ रहे हैं। ये गेम वो लगातार खेलते रहे हैं। इसलिए इन गेमों को खेलते हुए भारत में डिस्टर्बेंस किस लेवल पर कर सकते हैं वो सब कर रहे थे। पॉल दिनाकरन के इन कारनामों को जब भारत सरकार को पता लगा होगा, तो आज की भारत सरकार ने उनकी 28 प्रॉपर्टियां कहां से आई, वो एक इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं, वो एक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट चलाते हैं, और वो प्रीचर हैं। वो इतवार रविवार के दिन इस तरह के भाषण देते हैं, लोगों को कन्वर्ट करने के लिए, लोगों को आकर्षित करते हैं, धन भी खर्च करते ही होंगे। ये सारी चीज़ें जब सामने आई होंगी तो भारत सरकार ने सिर्फ उनके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके ऊपर छापे मारे, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापों से द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इन अखबारों को इतना कष्ट हुआ जिसकी लिमिट नहीं है। ये लगातार चिल्ला रहे हैं कि भारत में ये चूंकि रिलीजियस प्रीचर था इसलिए इसके ऊपर हमला किया गया, ये क्रिश्चियन था इसलिए इसके ऊपर हमला किया गया, भारत में माइनॉरिटी सिक्योर नहीं है। ऐसा बहुत सारे लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। पिछले 3 दिन से लगातार चिल्ला रहे हैं। भारत को बर्बाद करने के लिए ये संस्थाएं काम करती हैं, उनको दिखता नहीं है। भारत में क्या गड़बड़ी सब कुछ करते हैं उनको दिखता नहीं। एफसीआरए फंड रोका गया, इससे बड़ा कष्ट लोगों को होता है। और भारत में चल रही एनजीओ से सरकार ने हिसाब मांगा कि आपके फंडिंग कहाँ से होती है, कहाँ खर्च होता है। इस पर लोगों को कोई संज्ञान नहीं है। ये सब गड़बड़ी करते रहते हैं। इनके ऊपर जब सरकार कुछ करना चाहती है तो ये लगातार चिल्ला रहे हैं, इंटरनेशनल फोरमों पर चिल्ला रहे हैं, कभी यूएनओ में चिल्लाते हैं, कभी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल पर चिल्लाते हैं, और कभी टेलीविजन्स पर चिल्लाते हैं। इस प्रकार फंड खर्च करके ये भी संभव है कि बहुत सारे स्तर पर मीडिया पर्सन्स को इनको बोलने के लिए मजबूर किया जाए। क्यों? क्योंकि न्यूज़ चैनल्स जो चल रहे हैं उन या पेपर चल रहे हैं, उनको फंडिंग की विशेष आवश्यकता पड़ती है, और फंडिंग की चूंकि उनको आवश्यकता पड़ती है, इसलिए फंडिंग कहाँ से आए तो ऐड मिलते हैं। और ऐड आप देख रहे होंगे कि बहुत बड़े राष्ट्रवादी चैनल भी रविवार के दिन ये बाइबल का पाठ करवाते हैं और वो दिखाते हैं। चूंकि वो प्रायोजित कार्यक्रम होता है इसलिए उनको फंडिंग होती है, चैनल चलता है। इनकी मजबूरियां भी हो सकती हैं, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति न होने की वजह से ये सारी गड़बड़ी भारत में होती ही रहती है, ऐसा ध्यान में आया है।
पॉल दिनाकरन के ऊपर भारत सरकार ने जिस प्रकार शिकंजा कसना शुरू किया है, उससे मुझे लगता है कि नए युग की शुरुआत है और भारत सरकार कन्वर्जन के खेल को पूर्ण रूप से समाप्त करेगी। भारत सरकार देश में चल रही गतिविधियों को पूर्ण रूप से समाप्त करेगी। भारत में चल रही देश विरोधी शक्तियों के ऊपर शिकंजा किसी भी प्रकार से लगाया जा सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी उनको ढूंढना शुरू किया। अगर उनको कुछ सब्सटेंस मिलता है तो फिर ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के पास जाने वाला मैटर है और चूंकि ईडी के पास मामला चला जाएगा तो फिर ये गंभीर परिस्थितियां क्रिएट करेगा और भविष्य में हमको तैयार रहना चाहिए कि देश में जो माइनॉरिटी अपने आप को कहते हैं या जो देश में कन्वर्जन करने की कोशिश करते हैं या इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं, उनको हाय तौबा करना ही है। कैंडल मार्च निकलेंगी, अवार्ड वापसी होती है और दुनिया भर के जो गलत कर सकते हैं वो सब कुछ, वो सारे माध्यम, चाहे वो मीडिया के माध्यम हो, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम हो, या फिर वो कैंडल मार्च हो, या फिर वो सेमिनार्स हो, या फिर वो प्रोपगेशन हो, वो सब कुछ शुरू करेंगे। आप भारत के लोगों को मेंटली तैयार रहना चाहिए कि गड़बड़ी करने वालों के लिए भारत सरकार धीरे धीरे करके लगातार स्टेपिंग ले रही है। इसलिए भारत में कोई भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं की जा सकती और यदि कोई गड़बड़ी कर मन में सोच कर आया है तो वो भारत सरकार से सावधान रहे। मुझे लगता है कि भारत सरकार जिस प्रकार से एक्शन ले रही है वो एक उचित कदम है, वो एक सही रास्ता है। आप लोग अगर उस रास्ते को पसंद करते हैं तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना चाहिए कि आखिर भारत सरकार के जो एक्शंस हैं उन एक्शन से आप कितने सेटिस्फाइड हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।